हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक मोस्ट न्यू, यूनिक, एलिगेंट, डिफरेंट और एक अच्छी सीरीज जो कि है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 11th की। स्टूडेंट्स, कुछ मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ पहले। ये भी आपका एक कॉमर्स साइड का ही सब्जेक्ट होता है और अधिकतर आजकल तो इसकी पॉपुलैरिटी और भी इंक्रीज हो रही है और सबके पास ही होने लगा है ना। और ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये बेसिकली किस चीज पे बेस्ड है? ये आपका बेस्ड है कॉमर्स के कुछ कुछ बिजनेस के बेसिस पे। समहाउ, हमें पूरा तो नहीं, जैसे आपका बिजनेस स्टडीज है ना, समहाउ ये आपका उस पे बेस्ड है। और अब डिपेंड करता है, ऑफ कोर्स ये तो मैं कहूँगी नहीं कि ये सीबीएसई का चैप्टर है, मतलब सब्जेक्ट है तो ये सीबीएसई का ही। और ये बेसिकली जगह पे डिपेंड करता है। अधिकतर लोगों के लिए ये आपका एडिशनल सब्जेक्ट होता है। मीन्स इन मैक्सिमम केसेस इट इज एन एडिशनल सब्जेक्ट फॉर क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। कईयों के पास एडिशनल में अपना हिंदी होता है, होम साइंस होता है, मैथ्स होता है, फिजिकल होता है, पेंटिंग होती है, साइकोलॉजी होती है, ड्राइंग होती है। और भी हर जगह पे ये तो बेस्ड होता है जहाँ पे आप रहते हो, ऑल ओवर इंडिया, तो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी हमारा वन ऑफ द पार्ट है उन्हीं सब्जेक्ट्स का। तो मैंने सोचा मैं इसकी भी एक सीरीज स्टार्ट करती हूँ। और ये क्योंकि ये हमारे कॉमर्स से ही रिलेटेड है, इसकी टर्मिनोलॉजी सारी कॉमर्स से ही रिलेटेड है, तो मैं इसे आपको पूरा करवाऊंगी। वन वन शॉट की वीडियो होगी, वन शॉट में आपको फुल चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगी। इसमें मैं आपको इसका सिलेबस भी बताऊंगी। मैंने 11 से स्टार्ट किया है, क्लास 11 से। पहले 11 करवाऊंगी, फिर क्लास 12 करवाऊंगी, और जो करवाओगे वन शॉट में कंप्लीट कर दोगे। आई विल कंप्लीट माई चैप्टर इन वन शॉट, मतलब एक ही शॉट में होल चैप्टर आई विल फिनिश इट आउट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 11th है। ठीक है, देन ऑफ कोर्स सीबीएसई बोर्ड का, ये तो मुझे बताने की नीड ही नहीं है आपको। एंड ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, वो हरी बुक्स में होता है। दिस इज बेसिकली एनसीईआरटी। एंड देखो, मैं आपको इसका सिलेबस बता देती हूँ। हमारे टर्म 1 का सिलेबस, टर्म 1 में हमारे इसमें 7 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? यूनिट 1 एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट्स एंड फंक्शन, जो कि हम आज करेंगे। आज की वीडियो में वन शॉट में फुल चैप्टर बता दूंगी एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट्स एंड फंक्शन का। देन चैप्टर नंबर 2 एन एंटरप्रेन्योर, थर्ड एंटरप्रेन्योरल जर्नी, फोर्थ एंटरप्रेन्योरशिप एज इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिफ्थ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, सिक्स्थ बिजनेस फाइनेंस एंड अर्थमेटिक, एंड सेवंथ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ये 7 जो आपके चैप्टर्स हैं, ये 7 चैप्टर्स आपके टर्म 1 के हैं। टर्म 2 के डिफरेंट है, ये टर्म 1 के है। तो मैं आपको ये सब करवाऊंगी और सारे वन शॉट में एक्सप्लेन कर दूंगी। डिटेल वीडियो अगर आपको करनी होगी तो मेरे कमेंट्स में लिख के बता देना, वैसे मैं वन शॉट में सारे करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। तो ऑफ कोर्स इसमें आपकी केस स्टडीज वगैरह भी होती हैं, ये आपको पता होगा। ये आपके वाइवा के मार्क्स हैं। हम अपने डायरेक्टली चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये सारी बेसिक चीजें तो आपको आगे जाके खुद भी पता चल जाएगी। चलो, यूनिट 1 एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट्स एंड फंक्शन। लेट्स बिगिन विद अवर वीडियो। आपको स्टूडेंट्स कुछ भी आइडिया है कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, या एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, या एंटरप्रेन्योर किस लिए वर्क करता है, क्या उसका वर्क होता है? कोई आइडिया आपको? तो कोई बात नहीं, मैं आपको बिगनिंग से ही बताती हूँ। बेसिकली अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ शिप
on a work that has on board innovative and creative man and women who like to do all those constructive things which nobody could lay his her hands on before. They make a fortune of ideas. Success never goes to their heads, and each setback makes them bold enough to crave their future aiming. Entrepreneurship is the freedom to do what one likes to do with all its attendant profits and risk. Entrepreneurship is defined by the result, not by the attitude. देखो, बेसिकली हमारा एंटरप्रेन्योरशिप होती है एक ऐसा प्रोसेस जो हमारा एंटरप्रेन्योर रन करता है. नाउ हु इज एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर दूसरा नाम होता है हमारे ओनर का, है ना? द पर्सन हु डू द बिजनेस, हु स्टार्ट द बिजनेस, हु इनिशिएट टू डू द बिजनेस. बेसिकली पूरी कंपनी की ना सब कुछ वर्किंग एंटरप्रेन्योरशिप पे ही डिपेंड होती है. मतलब अगर हम कहें कि हमारी कंपनी कैसे चलती है, क्या होता है, उसमें कौन कौन से वर्क करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सब हम अभी देखते हैं. बेसिकली आप एक चीज देखो, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने से पहले आपको एंटरप्रेन्योर पढ़ना बहुत जरूरी होता है. दैट हु इज एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज एंटरप्रेन्योर ही हमारी एंटरप्रेन्योरशिप को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एंटरप्रेन्योर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग एंटरप्रेन्योरशिप इफेक्टिवली. देखते हैं हु इज एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु डेवलप्स एंड ओन्स हिज ओन एंटरप्राइज. ये एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी कंपनी को खोलता है. वही मैंने जैसे बात की, ओनर अपनी कंपनी को खोलता है, इसकी अपनी एंटरप्राइज होती है. एंड व्हाट इज एन एंटरप्राइज? एंटरप्राइज मीन्स कंपनी. ये एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी अपनी कंपनी होती है, जो अपनी कंपनी को खुद खोलता है. नेक्स्ट इज अ मॉडरेट रिस्क टेकर एंड वर्क्स अंडर अनसर्टेनिटी फॉर अचीविंग द गोल. ये एक ऐसा पर्सन होता है जो रिस्क बियर करता है, रिस्क को लेता है, रिस्क को करके और अपने गोल को अचीव करने के लिए वर्क करता है. एक ओनर का क्या काम होता है? ओनर का काम होता है इफ यू वांट टू गो देयर, आपको यहाँ पे पहुंचना है, ये आपका गोल है. एंड इफ यू आर हेयर, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, तो ये हर वो पॉसिबल स्टेप करेगा, भले ही आपको नीचे से ऊपर से कैसे भी जाना हो, ये हर वो स्टेप करके अपने गोल तक पहुंचेगा. बेसिकली मेरा कहने का मतलब है सारी रिस्क उठा के अपने गोल तक पहुंचने के काम को करने वाला पर्सन एंटरप्रेन्योर कहलाता है. ठीक है. हु इज इनोवेटिव? ऑफ कोर्स मैंने हमेशा बताया, पुराने पुराने आइडियो पे चलने वाला कोई भी इंसान में अपनी कंपनी को बढ़ाने की कैपेबिलिटीज नहीं होती. आपको हमेशा वो चीज़ सोचनी है, आपको अपने कस्टमर्स को उस अकॉर्डिंग अट्रैक्ट करना है, आपको ये बताना है कि क्या क्वालिटीज़ आपके पास है जो आपकी कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के पास नहीं है. तो इनोवेशन शो करना, कहते हैं ना इनोवेटिव जो बंदा जितना होता है उतना ही ज़्यादा सक्सेस गेन करता है. हाउ इनोवेटिव अ पर्सन है, वो एंटरप्रेन्योर होता है. Then is a procedure of deviant pursuits reflects a strong urge to be independent. Of course जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है, इस पॉइंट को रहने दो, इस पॉइंट का आप अभी कोई मतलब नहीं है आपका. बेसिकली ही रिफ्लेक्ट्स a strong urge to be independent. ये एक इंडिपेंडेंट फेलो होता है. इंडिपेंडेंट फेलो का मतलब ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता, आत्मनिर्भर होता है, ये अपने डिसीजन खुद लेता है. ही प्रिसिस्टेंटली ट्राइज टू डू समथिंग बेटर. हमेशा अपने पिछले दौरान अपने पिछले कामों को मद्देनजर रख के अपनी गलती को पहचान के आगे उसे सुधारने की कोशिश करता है. एक अच्छा पर्सन वही होता है जो अपनी पास्ट मिस्टेक को देखता है और उससे निखर के आता है. एंटरप्रेन्योर एक ऐसी पर्सन होता है जो अपने पास्ट मिस्टेक को देख के निखर के आता है. इज डिससेटिस्फाइड विद रूटीन एक्टिविटीज. वो रूटीन में एक्टिविटीज जो गलत हो रही होती है उनको कंसीडर करता है कि भाई गलत हो रही है तो क्या हो रही है, मैं उसे कैसे ठीक कर सकता हूँ. इज प्रिपेयर टू विदस्टैंड द हार्ड लाइफ. जो उसकी लाइफ बहुत हार्ड होती है. इज डिटरमाइंड बट पेशेंट. उसके अंदर दृढ़ निश्चय होता है बट फिर भी पेशेंटेबल होता है, शांत होता है, सहनशील होता है. एग्जिबिट्स अ सेंस ऑफ लीडरशिप. जिसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है. लीडरशिप क्वालिटी तो एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी बहुत जरूरी होती है, तभी वो दूसरे लोगों को गाइड कर सकता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. तो अब आपको ये बात समझ आ गई. कोई आपसे पूछे हु इज एन एंटरप्रेन्योर, तो आप क्या कहोगे? एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु डेवलप्स हिज ओन एंटरप्राइज, इज इनोवेटिव and reflects a strong urge to be independent, persistent, try to do something better, is determined but patient, exhibits a sense of leadership, or is prepared to withstand the hard life. Do you got my point, students? Good. अब इसके बाद अब देखते हैं हमारी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है. देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर
शिप हमारी चलती है 3 चीज़ों पे, जो कि हमारा एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज। अब एंटरप्रेन्योर एक आपने ये इंग्लिश में देखा होगा ना, इंग्लिश में सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आपकी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक ना हो तो आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाता। इसी तरह हमारी एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। इन्हें भी आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ही समझो। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो सब्जेक्ट हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस और एक्शन उसकी वर्ब हो गई, और एंटरप्राइज उसका आउटकम या उसका ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब एक पर्सन अपने काम को करने के तरीके से, अपने काम को कंसीडर करता है, उसको करने के तरीके से, जिस तरीके से वो काम को कैरी फॉरवर्ड करता है, वो करते हुए अपनी एक एंटरप्राइज को निकालता है या अपनी एंटरप्राइज को निखार के लाता है। ठीक है। अब मैंने आपको तो आपको ये समझ आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योर का काम होता है एंटरप्राइज को बनाना, वो बनाता है एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस से। एंटरप्रेन्योर का काम एंटरप्राइज बनाना होता है, वो बनाता है एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस से। ठीक है। अब लेट्स सी फर्दर। अब एक एंटरप्रेन्योर की कई सारे लोगों ने डेफिनेशन दिया, हम एक ढंगी से डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू रिचार्ड देख लेते हैं, एज अ गुड पर्सन हु पेज अ सर्टेन प्राइस टू अ प्रोडक्ट टू रीसेल इट एन अनसर्टेन price, thereby making decision about obtaining and using the resource while consequently admitting the risk of an enterprise। कोई भी कर लो, जो भी आपको पसंद है आप वो कर लो। अदाम स्मिथ की कर लो, ये भी फेमस थे। आप अपनी जोसेफ की कर लो। एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स हु यूज द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टू शैटर द status quo of existing products and services to set new products, new services. He describes entrepreneurs as innovators। देखो, हमेशा एंटरप्रेन्योर्स को एक इनोवेटर के तौर पे कहा गया है। ये वो पर्सन होता है जो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ये वो पर्सन होता है जो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सारे पॉसिबल एफर्ट्स करता है। अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट में एक उचित दाम पे ये सारा रिस्क बियर करता है, ताकि जो इसका प्रोडक्ट इसने बनाया वो मार्केट में फेयर रिटर्न ला सके, फेयर प्राइस ला सके। गॉट माय पॉइंट स्टूडेंट्स? गुड। तो ये इनमें से कोई भी आप एंटरप्रेन्योर की अपने अकॉर्डिंगली डेफिनेशन लिख लेना, और चाहो तो आप खुद भी बना लेना। मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, रट्टाफिकेशन बहुत गलत होती है। आप कॉन्सेप्ट को समझो, खुद उसके आंसर्स लिखो। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who tries to initiate a business, to form an enterprise. He is an innovator as well. He takes out all the risk, he bears all the risk, and ultimately frame प्रॉफिट इन द एंटरप्राइज। आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। अब एंटरप्राइज देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, एंटरप्राइज ऑब्जेक्ट होता है हमारे। एंटरप्राइज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरप्रेनर। जैसे हमारे सेंटेंस का होता है ना, तो ये ऑब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, एन एंटरप्रेनर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्रेनर एक ऐसा पर्सन होता है जो एंटरप्राइज को स्टार्ट करता है। मतलब एक एंटरप्रेनर एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी को स्टार्ट करता है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज कॉल्ड एंटरप्रेनरशिप। जिस प्रोसेस को वो क्रिएट करता है, मतलब जिस प्रोसेस के द्वारा वो क्रिएट करता है, वो एंटरप्रेनरशिप कहलाता है। द एंटरप्रेनर इज द एक्टर एंड एंटरप्रेनरशिप इज एन एक्ट। एंटरप्रेनर एक्टर्स होते हैं और एंटरप्रेनरशिप हमारी एक्ट होता है। एक मैं आपको एक सही तरीका बताती हूँ, एक सही एग्जांपल बताती हूँ। आपको इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट का तो मतलब पता होगा ना। ये आपका इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट हमारा क्या है, ये हमारा है वो आपका डेटा प्रोसेसिंग का या कंप्यूटर का पार्ट होता है। आपने आपके पास रॉ मटेरियल्स है, इनपुट्स होते हैं हमारे रॉ मटेरियल्स। आपके पास रॉ मटेरियल्स है, आपने उन्हें प्रोसेस करवाया, आपने उन पे प्रोसेसिंग की और आपने उन्हें फिनिश्ड प्रोडक्ट में बना दिया। सपोज करो आपके पास लेदर है, लेसेस हैं और आपके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं। आपने कंपनी में प्रोसेस करवाया, आपने अच्छे से शूज़ बना के मार्केट में बेच दिए और आपको प्रॉफिट हो गया। तो यही प्रोसेस हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में होता है। यहाँ पे ये एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इनके पास रॉ मटेरियल सब कुछ होता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा एक्ट होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे वो अपनी एंटरप्राइज यानी कंपनी बनाते हैं। तो एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज तीनों एक जैसी ही होती है। एंटरप्रेन्योर पर्सन होते हैं, एक्टर्स होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप उनका एक्ट होता है जिसके थ्रू वो अपनी एंटरप्राइज
बनाते हैं। समझ गए बच्चों? गुड। चलो अब इसके आगे देख लेते हैं हम एंटरप्राइज के बाद कि एंटरप्रेन्योर वर्सेस एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब वही बात है, एंटरप्रेन्योर तो हमारे ओनर होते हैं और जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो हमारी एक कॉन्सेप्चुअल टर्म होती है। एंड एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु बियर्स द रिस्क, ही इज एन इंडिविजुअल। वही बात है, एक्सप्लेनेशन उन्हीं दोनों के जो मैंने आपको बताया था। दोबारा दोबारा एक ही बात पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स हमारे वो पर्सन होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस होता है जिनके थ्रू वो अपनी कंपनी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों? देन फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स देख लेते हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। देखो बच्चों, एंटरप्रेन्योर्स के हमारे फॉलोइंग फंक्शंस होते हैं। फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप, पहला होता है हमारा एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस। एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस में क्या क्या आ जाता है? इनोवेशन, अपने काम को किस न्यू तरीके से, किस यूनिक तरीके से करना। मैंने हमेशा बताया काम हर पर्सन करता है, उसे कितने यूनिक तरीके से करते हो आप। अपनी आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज है जो लोग आपके पास है और आपके कॉम्पिटिटिव बैग के पास ना आए, वो होता है हमारा इनोवेशन। देन सेकंड इज रिस्क टेकिंग, सारा रिस्क ही इनका होता है। अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट भी इनका होता है और अगर लॉस हुए तो लॉस भी इनका होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, फ्रेम करना, वो काम भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स का ही होता है। ठीक है, तो इसके हमारे एंटरप्रेन्योर फंक्शन में 3 आ गए, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग और ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग। देन प्रमोशनल फंक्शंस में क्या क्या आते हैं? इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन आइडिया, जो आइडिया इसने सोचा उसे मद्देनजर रखना कि वो आपका यूनिक और स्ट्रेटेजिक आइडिया है या नहीं, या दूसरों के पास तो वो काम उसी आइडियोलॉजी पे नहीं चल रहे जिस पे आप चल रहे हो, उसे देखना। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, जो प्लान्स इसने बनाए हैं उनके बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करना, डिटेल इन्वेस्टिगेट करना दैट वॉट एवर आई एम डूइंग, एम आई डूइंग इट करेक्ट और नॉट। एंड देन असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है आपकी कंपनी की उसको असेंबल करना, उसको कह सकते हैं उसको मद्देनजर रखना, उसे कंसीडर करना कि जो आप कर रहे हो, आपके जो रिक्वायरमेंट्स है, जो रॉ मटेरियल्स है वो समय पे आप पहुंचा पा रहे हो। और ऑफ कोर्स फाइनेंसिंग प्रपोजल प्रपोजिशन, इसका मतलब होता है कि आप अपने फाइनेंस को जनरेट करना। या आपने बिजनेस में भी पढ़ा होगा, 2 तरीके से आपके फाइनेंस जनरेट होते हैं, या तो डेब्ट साइड या इक्विटी साइड। मतलब आपको अपने डेब्ट साइड से फाइनेंस जनरेट करना है या आपको अपने इक्विटी साइड से फाइनेंस जनरेट करना है। ठीक है, उसे कंसीडर करना। उसके बाद आपके मैनेजेरियल फंक्शन आते हैं। ये तो आपने पक्का आपने बिजनेस में पढ़े होगे, और अगर नहीं पढ़े तो मैंने ही अपने चैनल पर डाल रखा, क्लास 12th के बिजनेस का चैप्टर नंबर 1 है, आप देख लेना। उनके मैनेजेरियल फंक्शंस होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसे मैं आपको सॉरी एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करूँगी, सेपरेट वीडियोस है मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके देख लेना। चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज क्लास 12। माना बच्चों भी आप क्लास 11th का पढ़ रहे हो, बट क्लास 12 में सारे सेपरेट आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 35 समथिंग वीडियोस है, उनमें आपको मिल जाएगी। सबके सेपरेटली आपको डिफाइन करवा रखा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्लीज गो इन माई चैनल एंड विजिट दोज वीडियोज टू। फिर कमर्शियल फंक्शन क्या होता है? प्रोड्यूस करना, अपने गुड्स को प्रोड्यूस करना, उनको मार्केटिंग करना, उनको सेल करना मार्केट पे उचित दाम पे, उनके अकाउंट बनाना, उनको फाइनेंस करना। ठीक है, और ये जो डायरेक्टिंग के पार्ट होते हैं ना, ये भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, इसको भी देखना है। डायरेक्टिंग के लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिकली 4 फंक्शन होते हैं: एंटरप्रेन्योरल फंक्शन, प्रमोशनल फंक्शन, मैनेजेरियल फंक्शन और कमर्शियल फंक्शन। एंटरप्रेन्योरल फंक्शन में इनोवेशन, रिस्क टेकिंग और ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। प्रमोशनल में इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन आइडिया, डिटेल इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स। मैनेजेरियल फंक्शन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और कमर्शियल फंक्शन में प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल, अकाउंटिंग और फाइनेंस। समझ गए बच्चों? कोई डाउट हो तो पूछ लेना, इन सबको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देन लेट्स सी अबाउट फर्दर थिंग्स, इसमें इन्हीं सबको एक्सप्लेन किया गया। अब ये देखते हैं कि हमारे एंटरप्रेन्योरशिप की क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, व्हाट इज द नीड या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।
देखो, पहला होता है they acts as the lifeline of a nation. No country can progress without the development of an entrepreneurship. Every country is trying to promote its trade so that it is able to share the benefits of development. Therefore, entrepreneurship is the yardstick to measure the level of development of a country. एंटरप्रेन्योरशिप को अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप ना कह के अगर मैं कंपनी या इंडस्ट्री कहूँ तो भी चल सकता है। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप हर एक कंपनी की लाइफ लाइन होती है। हर कंपनी में ग्रोथ स्टेटस, जैसे हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, ये कैसे पता चला? ये यहाँ की इंडस्ट्री से, यहाँ के एंटरप्रेन्योरशिप से पता चला। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा हमारा बेंचमार्क होता है जिससे पता चलता है कि हमारी कंपनी में क्या चीज़ें गोइंग ऑन है, क्या चीज़ें चल रही हैं और हमारी कंपनी में हमारी कंट्री किस डेवलपमेंटल स्टेटस को बिलोंग करती है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप लाइफलाइन कहलाई जाती है हर नेशन की। ये इनोवेशन प्रोवाइड करती है, न्यू इनोवेशन, न्यू आइडिया, न्यू इमेजिनेशन। अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया, अगर मैं अपने एंटरप्राइज में अपने वो आइडिया को डेवलप करके लगाती हूँ और अगर वो प्रॉफिटेबल हो कंट्री के लिए भी, तो वो इनोवेशन में अंतर्गत आ जाता है। दुनिया देखेगी कि हमारी कंट्री में भी ऐसा टैलेंट है। तो एंटरप्रेन्योरशिप न्यू इनोवेशन को क्रिएट करती है। ऑफ कोर्स इंक्रीज इन प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जितना ज़्यादा आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल होती है उतनी ज़्यादा आपके साथ साथ आपकी कंट्री को भी फ़ायदा होता है। जितने ज़्यादा आपकी प्रॉफिटेबल कंपनी होती है उतनी ज़्यादा आपके पर्सन्स को, सोसाइटी को, कंट्री को और आपको सबको फ़ायदा होता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अगर आपकी कंपनी अच्छे से चल रही हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब दे सकते हो। जॉब तो आप तभी दोगे ना अगर आपके पास एंटरप्राइज होगी और वो एंटरप्राइज होगी जो एक सक्सेसफुली रनिंग एंटरप्राइज होगी। तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने में हेल्प करते हो। सोशल बेनिफिट्स, इसमें सोशल बेनिफिट्स ऐसे होता है, ये सोसाइटी को गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लोएस्ट पॉसिबल पोस्ट पे प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। ये स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को रिमूव करती है। ये पीस एंड प्रोस्पेरिटी जनरेट करने में हेल्प करती है पूरी सोसाइटी में। समझ गए बच्चों? तो इसके इंपॉर्टेंस होगा प्रोवाइड इनोवेशन, लाइफलाइन ऑफ अ कंपनी, कंट्री, इंक्रीज प्रॉफिट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और सोशल बेनिफिट्स। ठीक है, चलो अब माइट्स देख लेते हैं। माइट्स होता है, माइट्स की अगर मैं हिंदी बताऊँ तो वो चीज़ें जो असल में सत्य नहीं होती, असल में ट्रू नहीं होती, कहते हैं ना र्यूमर्स, उन्हें हम माइट्स कहते हैं। स्टार्टिंग अ बिजनेस इज ईजी। कई लोग सोचते हैं, कई लोगों की थिंकिंग है कि बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ईजी होता है, लेकिन नो स्टूडेंट्स। आप अगर कोई भी काम करते हो ना, वेदर इट इज़ अ स्मॉल स्केल, वेरी स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल और मीडियम स्केल, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वी कैन से दैट एफर्ट्स, हार्ड वर्क्स। तो बहुत लोग सोचते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करना इजी होता है, लेकिन नो स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टार्ट करना बहुत 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 मुश्किल और बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होता है। सेकंड, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू फाइनेंस अ न्यू बिजनेस। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लोग सोचते हैं कि नए बिजनेस को स्टार्टअप करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। नो, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता। क्यों जरूरी है सारे बिजनेस लार्ज स्केल के होएंगे? मीडियम स्केल और उसको स्मॉल स्केल के भी तो हो सकते हैं ना। द टिपिकल स्टार्टअप ओनली रिक्वायर्स, मतलब 1.5 लाख रुपए मिनिमम, मतलब कम, बस मैक्सिमम आपको 1.5 लाख रुपए चाहिए अच्छा खासा बिजनेस को स्टार्ट करने में। और आपके पास कितने भी पैसे हो आप उतने से स्टार्टअप कर लो, बाद में वो तो आपको लोन्स मिल जाते हैं, फाइनेंस हो जाता है आपके पैसों का। आप आगे धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो कर लो। बट ये बिल्कुल माइथ है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। देन स्टार्टअप्स कैन नॉट बी फाइनेंस विद डेप्ट्स। लोग ये सोचते हैं कि हम ना अपने बिजनेस को लोन के तरीके से नहीं चलाएंगे। मैंने आपको हमेशा बताया लोन्स को, मतलब फंड्स को एक्वायर करने के दो तरीके होते हैं, आइदर फ्रॉम डेप्ट साइड और फ्रॉम इक्विटी साइड। लोग सोचते हैं कि जो डेप्ट साइड होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल सोर्स नहीं होती है, डेप्ट साइड से बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल एक माइथ है। डेप्ट आजकल इक्विटी से ज़्यादा कॉमन हो गया। लोग, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ऐसे हैं जो डेप्ट रेज करते हैं कंपनी में, या डेप्ट को यूज करते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी। नेक्स्ट, बैंक डू नॉट लैंड मनी टू स्टार्टअप। लोग सोचते हैं कि बैंक पैसा नहीं देता अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ये भी बिल्कुल गलत है। बैंक बिल्कुल पैसा देता है, बैंक बिल्कुल हेल्प करता है आपकी कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए। और तरह की दूर की बात, बहुत सारी ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम्स बनी है जो न्यू आइडिया को प्रमोट करने में एंटरप्रेन्योरशिप में हेल्प करती है। नेक्स्ट, मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट बिजनेस इन अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। लोग सोचते हैं कि जिन लोगों का नामा जामे बड़ी कंपनी है ना, वो ही ज़्यादा बेटर होती है, या वो ही हमारी कंपनी को आगे बढ़ा के ले जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों।
ये नाम डेवलप करने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आपका नाम डेवलप होता नहीं है, समय लगता है, बट धीरे-धीरे आपका नेम भी डेवलप होता है। ऐसी कोई ये कह सकते हैं फिक्स बात नहीं है कि आपको किसी बड़ी इंडस्ट्री की या चलती हुई इंडस्ट्री को कह सकते हैं मद्देनज़र रखना पड़ेगा या उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी जिससे आप अपनी कंपनी को आगे बढ़ा के ले सको। नो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी कंपनी को स्लोली भी आगे ले जा सकते हो। अगर बट हैव पेशेंस, हर बिज़नेस में सबसे बड़ी बात होती है यू शुड बी पेशेंटेबल। हैव पेशेंस, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड वर्क हार्ड। द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 विल रिजल्ट इन सक्सेस, है ना? तो ऐसा कुछ बात नहीं है कि आपको नामी-जामी कंपनी की हेल्प लेनी पड़ेगी। द ग्रोथ ऑफ अ स्टार्टअप डिपेंड्स मोर ऑन एंटरप्रेन्योर्स टैलेंट देन ऑन बिज़नेस ही चूज़। लोग सोचते हैं कि तुम किस तरीके का बिज़नेस करते हो, वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, किस तरह एक एंटरप्रेन्योर की टैलेंट है, उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ है, कितनी क्वालिटीज़ है, दैट द थिंग्स व्हिच मैटर्स अ लॉट। आप एक अगर टैलेंटेड पर्सन हो ना, आप बंजर ज़मीन पे भी प्रॉफिटेबल बिज़नेस कर सकते हो, और अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हो तो देखते हैं ना बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योरशिप को, मतलब कहते हैं उनका डिसोल्यूशन होते हुए आपने देखा होगा। डिसोल्यूशन बोले तो आपने उनको बंद होते हुए देखा होगा, भई 5 साल से कंपनी लॉस में बंद हो गई। अरे आप मोबाइल्स का ही एग्ज़ाम्पल ले लो, आज से 3-4 साल पहले इतने सारे सिम्स की कंपनी थी, जैसे यूनिनॉर, वोडाफ़ोन और वो पता नहीं क्या-क्या, ये टाटा डोकोमो वगैरह इतनी सारी थी। आज की करंटली बात करें तो 3 सिम्स की भी कंपनियाँ नहीं रही, एक जियो, एक एयरटेल और एक शायद वोडाफ़ोन। तो यही मैं कह रही हूँ कि समय लगता है, समय लगे तो आपका एक अब देखो जियो स्टार्टिंग में ज़्यादा पुरानी तो है नहीं, हार्डली 2-3 साल भी नहीं हुए होंगे इसे, आते ही किस हर बंदे के पास आजकल जियो का सिम होता है। ये भी एंटरप्रेन्योरशिप का ही एग्ज़ाम्पल है स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब ये है कि समय ये नहीं मैटर करता, जो इतनी-इतनी पुरानी कंपनियाँ भी होती हैं वो भी बंद हो जाती है, और अगर दिमाग अच्छा हो, एंटरप्रेन्योर इंटेलिजेंट हो, तो आपकी न्यूली कमिंग कंपनी भी पूरी वर्ल्ड में राज कर सकती है। समझ गए? तो ये सारे कुछ माइथ्स थे जो बिल्कुल भी सही नहीं थे, बिल्कुल माइथ्स ही थे। माइथ्स मतलब बिल्कुल र्यूमर ही थे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। वैसे मैंने बता दिए थे, जो नीड्स होते हैं वही एंटरप्रेन्योरशिप के एडवांटेज होते हैं, फिर भी देख लो। एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटमेंट काम होता है। ड्यू टू हाई कैपेसिटी ऑफ रिस्क देयर इज अ लॉट ऑफ एडवेंचर इन इट। आप जितना ज़्यादा रिस्क होता है ना, मैं तो हमेशा कहती हूँ जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ज़्यादा मज़ा आता है। एडवेंचरस चीज़ होती है, यूनिक चीज़ होती है, करने में इंटरेस्टिंग होती है। नेक्स्ट ओरिजिनैलिटी, इसमें ऑफ कोर्स ओरिजिनैलिटी होती है। आप अगर अपना कोई प्रोडक्ट बनाओगे, देखो आप किसी की कॉपी तो कर नहीं सकते, कॉपी करोगे तो फिर आप चलोगे नहीं। आपका अपने दिमाग से न्यू इनोवेटिव तरीके से आपको अपने न्यू ओरिजिनैलिटी दिखाते हुए अपनी चीज़ को प्रोड्यूस करना है। तो इसमें आपकी आपकी अपनी पहचान बनती, कहते हैं ना हर बंदा काम ही क्यों करता है अपनी पहचान बनाने के लिए, तो इसमें आपकी अपनी पहचान बनती है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस, ऑफ कोर्स ये आपका इंडिपेंडेंस बिजनेस होता है। आप अपने इंडिपेंडेंस, आपकी आप अपनी कंपनी के नाम से जाने जाते हो। जैसे रतन जी टाटा, जो टाटा बिरला है, तो इसमें जो जमशेद जी टाटा है उनका नाम है, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप है, उनकी एंटरप्राइज है, उनकी कंपनी है। आप अपने इंडिपेंडेंस, अपना नाम, फेम, रेपुटेशन बना सकते हो। फ्रीडम, ऑफ कोर्स फ्रीडम तो होता ही है, हमेशा किसी और के अंडर में काम करने से बहुत बेटर है आप अपना काम खुद खोलो। तो आपको आपके पास आपकी फ्रीडम होती है एंटरप्राइज में, आप अपने काम के खुद मालिक हो। यू आर द वन हैंड कंट्रोल, यू हैव अ वन हैंड कंट्रोल। आप अपना काम खुद कर सकते हो और आपको किसी के अंदर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है फंड्स का। कई लोग ना ये नहीं सोच पाते कि सबसे पहले ना जब आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो उसमें पैसा तो देखो चाहिए होता है, प्लस तुम्हें अपने पास से भी पैसा लगाना होता है। अब जिनके पास इतना पैसा है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और जिनके पास नहीं है तो वो लोग क्या करें? उनके लिए ना एक मेजर प्रॉब्लम फंड्स की आ जाती है। देन इनकॉम्पिटेंट स्टाफ, इनकॉम्पिटेंट स्टाफ का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, कई बार ये होता है कि जो तुम अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई हर बंदा नहीं रख सकता। और जबकि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है आपकी कंपनी के चलने के लिए, लेकिन आप लोग अपनी कंपनी को अच्छे से नहीं चला पाते। इसका मेजर रीजन ये होता है कि जो आपकी कंपनी होती है, द कंपनी विच यू हैव, जो आपकी कंपनी होती है, जो आपकी एंटरप्राइज होती है, उसमें आप, कहते हैं ना, आप एक बंदे को तो सेटिस्फाई रख सकते हो, अगर आप सबको सेटिस्फाई रखना चाहोगे तो आप खुद पागल हो जाओगे। तो इसलिए कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ सिंगल पर्सन, अ सिंगल ग्रुप ऑफ पर्सन, यू कांट कंसिडर द गोल्स ऑफ ऑल द अदर पर्सन। ठीक है? देन ऑफ कोर्स
बेनिफिट्स आपको कम बेनिफिट्स होगा अगर आप किसी और की कंपनी में जाके वर्क अपॉन करते हो तो आपको बोनस भी मिलेगा और एक्स्ट्रा पे वे भी मिलेगा, अदर बेनिफिट्स जो फ्रिंज बेनिफिट्स वगैरह भी मिलेंगे, बट अगर आपकी एंटरप्राइज है तो आपको देना पड़ेगा, आपको मिलेगा तो कहीं से भी नहीं। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का पूरे चैप्टर का, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस क्या होता है? फर्स्ट इज सेल्फ डिस्कवरी, learning what they enjoy doing, examining their strength and weakness, examining work experience and relating to its potential opportunities. ऑफ कोर्स आपकी सेल्फ डिस्कवरी, आपको अपने अंदर ये पहचानना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या एक्सपीरियंस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, आपका क्या वर्क एक्सपीरियंस है। आपको अपनी सेल्फ डिस्कवरी अपने आप को पहचानना पड़ेगा। सेकेंड इज आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, आपको अपॉर्चुनिटीज का पता लगाना पड़ेगा कि भाई मेरे पास, मुझे पता है मेरी क्या कैपेबिलिटीज है, मेरे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है अपने विंग्स को एक्सप्लोजर देने के लिए। आपको ये देखना होगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी क्या जरूरत है, क्या वांट्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेस है जो आपको फेस करने हैं या आपने अभी तक फेस नहीं किए। थर्ड स्टेप है आपको जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज, आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, एक कहते हैं ना इंसान सबसे अच्छा अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख सकता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को कंसीडर करते हुए आपको अपने न्यू इनोवेटिव आइडियाज को रखना और उनको सॉल्व करना, उनकी प्रॉब्लम्स को कंसीडर करना। थर्ड स्टेप में आता है जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडिया। एक तो था जनरेटिंग आइडिया, आपने आइडिया जनरेट कर लिया, और फिर होता है उसको इवेल्युएट करना। इवेल्युएट मतलब अपने आप ही ये देखना कि हमने जो आइडिया सोचा वो कितना प्रॉफिटेबल है। फोर्थ इज प्लानिंग, ऑफ कोर्स प्लानिंग तो हर चीज की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये रिसर्च करना, आपको ये आइडेंटिफाई करना कि आप क्या कर रहे हो, और आप अगर पैसा अपनी कंपनी में इस अकॉर्डिंगली लगाओगे तो कैसे हो पाएगा काम। अच्छे से प्लानिंग करना ये भी इसमें ही आता है। रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, शुरुआती तौर पे कैपिटल को इन्वेस्ट करना, या अपने कह सकते हैं इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना कि आओ और तुम आके हमारी कंपनी में अपना पैसा लगाओ, तो वो भी स्टार्टअप में ही आ जाता है। देन ग्रोथ, अपने बिजनेस को ग्रो करना, उसमें स्ट्रेटेजिकल प्लान्स बनाना, सर्कमस्टांसेस को मैचअप करते हुए ग्रो करना बिजनेस को, ये भी इसमें ही आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप सेवंथ और हार्वेस्ट, selling the business and harvesting the rewards for many entrepreneurship. This also means moving to a new venture, new challenges. हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, ग्रोथ में आपने अपने बिजनेस को ग्रो कर लिया, मतलब सेटअप हो गया, सब कुछ हो गया, ग्रो कलर। हार्वेस्ट मतलब होता है आप अब सेलिंग द बिजनेस एंड हार्वेस्ट द रिवॉर्ड, आपने अपने चलता चलता बिजनेस को किसी को दे दो, या मतलब कह सकते हैं कि कोई न्यू बिजनेस सेटअप कर लो, या अपने बिजनेस को उस मुकाम तक ले जाओ जो सबसे ज्यादा बेस्ट हो, जहां से आपको मतलब अब कोई प्रॉब्लम ना हो। बेसिकली जब आप एक इस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर बन जाओ तो आप अपने बिजनेस को सेल कर दो, जिससे आपको रिवॉर्ड मिले, वो हार्वेस्ट होता है। मैं इसका एक आपको एग्जांपल दूंगी छोटा सा। अभी तक का सबसे बड़ा नाम एंड नीट और जेईई का आकाश था ना, आकाश इंस्टीट्यूट, वो नीट और जेईई का सबसे बड़ा नाम था, अभी तक भी था। सभी लोग आई एम एन आकाश स्टूडेंट, सभी लोग कहते थे। अब क्या हुआ, करंटली एक कंपनी आई बाइजू, बाइजू ने पूरे आकाश की कंपनी की एंटरप्रेन्योरशिप ही खरीद ली। अभी की बात है ये, एक दो महीने पहले की, उन्होंने पूरी कंपनी खरीद ली। अब आकाश ने कई करोड़ों में अपनी पूरी कंपनी उन्हें दे दी, बाइजू को। अब अगर आप एडमिशन लेते हो, आप तो खैर नहीं लोगे, आप लोग तो कॉमर्स के हो, लेकिन अगर कोई साइंस का स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो वो क्या कहेगा, वो ये नहीं कहेगा कि मैं आकाश से पढ़ू, वो कहेगा आई एम स्टडिंग फ्रॉम बाइजू। तो यही हार्वेस्ट में आता है। हार्वेस्ट मतलब आकाश भी एक बहुत बड़ा नाम था। जब आपकी कंपनी एक वेल स्टेब्लिश्ड हो जाती है, उसको हार्वेस्ट करना मतलब उसे बेच दो, किसी और को बेच दो, इन रिटर्न भारी भरकम रिवॉर्ड ले लो। ये लास्ट स्टेप होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। हाँ, ये सब में नहीं होता, हर बंदा नहीं बेचता, बट फिर भी कुछ अगर चाहे तो आप कर सकते हो, ये भी एक स्टेप इंक्लूड होता है। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। मैंने आपको फुल चैप्टर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में पढ़ा दिया, एंड आई एम होपफुली सो कि आपको इसकी हर एक टर्मिनोलॉजी समझ आई होगी। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है। करना, पढ़ना, लिखना जरूर, और कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो मेरे से पूछ लेना। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक, देन प्लीज लेट मी नो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉर्ट आउट ईच एंड एवरी डाउट वेरी वेरी सून। और स्टूडेंट्स, आपको ना मैं इसी के साथ से सारी
चीज़ें, मतलब जब भी मैं आपको एंटरप्रेन्योर की वीडियो प्रोवाइड करूँगी, एंटरप्रेन्योरशिप की, तो मैं आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि एक तो ये एडिशनल में जो सब्जेक्ट होता है ना, बच्चे उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो मैं आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करूँगी सो दैट आप अपने ना काम जल्द से जल्द कर सको और आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे, और आपका इवन सपोज़ करो आपने लास्ट में भी इसे पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपका आधा-आधा घंटा तो आप मैनेज कर ही सकते हो ना, तो आप इसे कंप्लीट कर लो। देखो ये बच्चों इसकी समरी, और देखो मैंने सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं इसके, नीड क्या होती है, माइट्स क्या होता है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज और प्रोसेस क्या होता है, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया चैप्टर 1 का। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। Answer 1, who, what is an enterprise? Question 2, who is an entrepreneur? 3, who plays the role of an entrepreneur in a socialist country? Explain any two advantages of being an entrepreneur. ये आपने एक बार खुद ट्राई करना, ये और हॉट्स क्वेश्चन। अगर आ पाए तो ठीक है, अगर नहीं आते तो मैं आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना, मैं आपको उसी क्वेश्चन का आंसर या तो कम्युनिटी पे अपने डाल दूंगी या फिर मैं आपके कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगी। तो आप इनको ट्राई खुद करना, और जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी तो मैं इसका चैप्टर नंबर 2 करवाऊंगी। और कोई भी डाउट हो बच्चों आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, या कोई ऐसा टर्म हो जो आपको समझ ना आया हो, या कोई ऐसा टर्म हो जो मिस हो गया हो हमसे, तो मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ लेना। पढ़ते रहो, लिखते रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। Okay, my dear students, I will meet you in my next video very, very soon. Till then, goodbye and stay tuned. Thank you so very much for watching my videos. Jai Mata Di, goodbye.